अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आज की बात के साथ एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने अनाउंस किया था कि आज हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये 3 वीलॉग्स की सीरीज़ होगी और इसमें हम सियासत से हटकर एक टॉपिक हमने चूज़ किया है कि पाकिस्तान के लिए जो हमने आज टॉपिक चूज़ किया है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की एक बात है। पाकिस्तान के एक असासे की बात है जिसको हमने खो दिया है। वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी बनना था उस प्रोजेक्ट ने, लेकिन हमने उसको खो दिया है, कहीं पीछे भूल गए हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और क्योंकि हमने जब इस पे स्टडी करना स्टार्ट किया तो वो एक इतना लेंथी प्रोग्राम बन गया कि वो एक दिन में आप सबके सामने रखना नामुमकिन सी बात होगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको 3 प्रोग्राम की शक्ल में, 3 व्लॉग्स की शक्ल में इंशाल्लाह आप सबकी खिदमत में पेश करेंगे। और जिसका पहला व्लॉग 3 में से एक पहला व्लॉग इंशाल्लाह आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद के हाल ही में हम फैटफ की ग्रेड लिस्ट से आउट हो गए हैं। फैटफ की ग्रेड लिस्ट से निकलने पर मुबारकबाद इसलिए कि इसके बाद इसके मुस्बत असरात होंगे हमारी मईशत पर। हमारे पास इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान में कारोबार आएगा। लेकिन क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि बाहर से जो कारोबार पाकिस्तान आना है हम उसको कैसे हैंडल करेंगे या उसको हमने कैसे फैसिलिटेट करना है? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है सी पैक की सूरत में, जो दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन क्या हमने उसको उस तरह अवेल किया या हम उसकी डायरेक्शन में उसको सही सिमत लेके जा रहे हैं? क्या सी पैक को आज जहां पर होना चाहिए था वहां पर आज वो मौजूद है? अगर आप इसका जवाब तलाश करेंगे तो यकीनन इसका जवाब ना में मिलेगा, क्योंकि हम कभी भी अपने मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके साथ सिंसियर रहे ही नहीं है। ये आज की बात नहीं, ये मैं 90s से बात कर रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान बना हमने किसी भी मेगा प्रोजेक्ट के साथ अपनी सिंसियरिटी जो है वो शो नहीं की। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको मिसाल देता हूं पाकिस्तान के एयर स्पेस की। आज अगर आप किसी भी पाकिस्तानी शहर से पूछेंगे, मेरे ख्याल के मुताबिक 90% पाकिस्तानी शहरियों को पाकिस्तान की एयर जो स्पेस प्रोग्राम है, पाकिस्तान की एयर स्पेस प्रोग्राम के बारे में इल्म नहीं होगा। क्यों कि हमने बेशक वो इंडिया के एयर स्पेस प्रोग्राम से पहले लॉन्च किया, लेकिन आज हमारा एयर स्पेस प्रोग्राम इतनी पस्ती का शिकार है। और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम देखें कि वो दुनिया के स्पेस प्रोग्रामों के साथ शामिल है। इसकी वजह क्या है कि हम उसके साथ मुखलिस नहीं हुए। हमने अपने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया और उसमें कुछ ऐसे लोगों को इंजेक्ट कर दिया कि जिन्होंने उस प्रोग्राम को आगे जाने ही नहीं दिया। और ये हाल सिर्फ उस एयर स्पेस प्रोग्राम तक नहीं, ये हाल हमारे सी पैक प्रोग्राम तक पहुंचा। जिस एक वक्त था कि सी पैक प्रोग्राम के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें थीं, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो खटाई का शिकार है। क्यों कि हम उसके साथ मुखलिस नहीं हैं। हम अगर उसके साथ मुखलिस हों तो दुनिया उसमें शामिल होने की कोशिश करे। दुनिया चाहती है कि हम उसमें शामिल हों। और बिल्कुल इसी तरह की एक मिसाल माजी में भी मिलती है। आज से 50 साल अगर आप पीछे चले जाएं तो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम मौजूद था जो पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता था और कर रहा था। और हमने ज़बरदस्ती उसके साथ वो हाल किया कि दोबारा ना वो उठ सका, ना उसका जो नेमल बदल हमें दोबारा मिल सका, ना उसके साथ का कोई प्रोग्राम आ सका। हमने उसको ऐसा इबरत का निशाना बनाया और सिर्फ ना के बनाया बल्कि अभी भी लगे हुए हैं उसको तबाह करने के लिए कि कहीं ये दोबारा ना उठ जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। आज से 50 साल पहले वजूद में आने वाली पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन लिमिटेड ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी, जो कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन की कॉरपोरेशन से बनाई थी। पहले इसका प्रपोजल
यूएसए के पास गया, जिसके साथ बात आगे ना चलने की सूरत में सोवियत यूनियन को ऑफर किया गया और उन्होंने इसकी हामी भरी, ना बल्कि हामी भरी बल्कि इसमें पूरी तरह कोऑपरेट किया, पाकिस्तान स्टील मिल को खड़ा किया और उसके बाद अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको पाकिस्तान भेजा और उन्होंने हमारे टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है, टेक्निकल जो अफराद थे, उनको ट्रेन किया। इसकी डिटेल आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको मैं थोड़ी सी ये डिटेल बताऊं कि इंशाल्लाह हम इन 3 प्रोग्राम की सीरीज़ में स्टील मिल के वजूद में आने से पहले, वजूद में आने के बाद और अब तक की सूरत हाल, आज तक की जो सूरत हाल है, हम इंशाल्लाह इस सारी डिटेल में बात करेंगे। ये 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करने का मकसद यही था कि रोज़े अव्वल से लेकर आज के दिन तक की जो इसकी सूरत हाल है, हम उसमें रोशनी डालें और इसको देखें कि किन किन अफराद, जी हाँ मैं अफराद का नाम लेके बताऊंगा कि किन किन अफराद की वजह से इसमें डिफ़ॉल्ट आया और आज के दिन कौन कौन से फ़र्द इसमें शामिल हैं इसको तबाह करने में। स्टील मिल जहां आज खड़ी है, इसके ज़िम्मेदार चंद लोग, चंद अफराद और चंद इदारे हैं। इसको तबाह करने की वजह क्या बनी कि पाकिस्तान स्टील मिल में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की करप्शन हुई और अभी हो रही है। जी हाँ, अभी भी हो रही है। पाकिस्तान स्टील मिल को वहाँ तक तबाह किया जा रहा है कि दोबारा कभी ये उठ ना सके, बल्कि उठने का सोच भी ना सके। सो हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल 1973 में आज से 49 ईयर्स पहले वजूद में आई और ये पाकिस्तान का मेगा इंडस्ट्री कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट था और इसका एग्रीमेंट 1969 में सोवियत यूनियन के साथ हुआ, जो कि पहले यूएस ने रिजेक्ट किया था। उसकी रिजेक्शन के बाद 1969 में सोवियत यूनियन के साथ इसका मायदा हुआ और 1981 में पाकिस्तान, ये रिपोर्ट में बता रहा हूँ 1981 की, अगस्त 1981 मार्क पाकिस्तान एंट्री इनटू द एलीट क्लब ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग नेशंस। 1981 में पाकिस्तान को दुनिया की एलीट क्लब में शामिल कर लिया गया, उस एलीट क्लब में जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील और आयरन प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज थी। ठीक है, एक वो वक्त भी था, ठीक है, वो वक्त भी था कि पाकिस्तान दुनिया के एलीट क्लब में शामिल था। और दुनिया में आप अगर देखें तो दुनिया आगे से आगे जा रही है, लेकिन हम रिवर्स जा रहे हैं कि 1981 में हम कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। इसको कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि जिस तेज़ी के साथ दुनिया ने फॉरवर्ड गियर लगाया हुआ है, हमने उसी स्पीड के साथ रिवर्स गियर लगाया हुआ है, बल्कि उससे दुगनी स्पीड में हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। क्योंकि आज हमारी स्टील मिल का वो हाल है कि बस दिल खून के आंसू होता है और उसकी कोई इतनी मतलब इंटरनेशनल मार्केट का भी नहीं कोई ऐसा सूरत। सिर्फ उसकी वजह क्या बनी कि हमने उस स्टील मिल के अंदर गलत बंदों को, गलत अफराद को इंजेक्ट किया। वो कैसे किया कि दुनिया में आप देखें कि दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं वो अपने इदारों, अपने जो उनके असासे होते हैं, अपने प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें किन बंदों को इंजेक्ट करती हैं? जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं, यूनिवर्सिटी से स्टडीज़ की होती है, उस प्रोग्राम के बारे में टेक्निकली तौर पे उनको मार्केट के लेवल से हर तरह से जिन बंदों की स्टडीज़, जिन बंदों का तजुर्बा उसके मुताबिक होगा, उस इदारे पे उस फ़र्द को लगाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या हाल है? पाकिस्तान में ये हाल है कि यहाँ के इदारे जो भी मेगा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे वो CPEC हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट हो, उसमें हम FA पास लोग जो 22-22 साल नौकरी करके रिटायर हो जाते हैं, हम दोबारा उनको ऐसे इदारों पे मुसल्लत कर देते हैं जो बाद में इन इदारों को नोच कर खा जाते हैं और वो इदारे उठने के काबिल नहीं रहते। पाकिस्तान स्टील मिल के साथ भी यही हुआ। 1985 में पाकिस्तान स्टील मिल कंप्लीट हुई और उस टाइम के जनरल प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने इसको लॉन्च किया और इसका इफ्तिताह किया। सोवियत साइंटिस्ट डॉक्टर मिखाइल
फ्लू टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आए, यहाँ पर सेटल हुए और यहाँ पर आके उन्होंने जो पाकिस्तान का टेक्निकल स्टाफ था उसको ट्रेन किया और उन लोगों ने आगे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को ट्रेन किया और उन्हें अपनी खिदमात अंजाम दी पाकिस्तान स्टील मिल्स में। डॉक्टर मिखाइल को पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया उनकी इन खिदमात की बिना पे जो उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए अदा की। स्टील मिल का स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है। उसका जो स्ट्रक्चर बना है, मैं अभी 3 से 4 महीने पहले कराची से होके आया, तो मैंने वहाँ पर जो स्टील मिल के साथ मुंसलिक स्टील मिल की एक स्टील टाउन है जो रहायशी एरिया है, उसको जब मैंने देखा तो उसके बाद मैंने उस पर स्टडी किया। उस पर स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो एक मतलब कराची के अंदर एक अलग ही दुनिया है। उसको मिनी इस्लामाबाद कहा जाए तो बजा ना होगा, क्योंकि जब ये स्टील मिल बन रही थी और वो स्टील टाउन का एरिया, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ने ये मुख्तस कर दिया और एक स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया कि आपने इस स्ट्रक्चर को कायम करना है, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकेगी। EPA अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के। उसके बाद वहाँ पर जो ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट्स, जो प्लांटेशन, वैसी प्लांटेशन मैंने पूरे कराची के अंदर नहीं देखी। और इसके स्टील जो टाउन है उसके अंदर 3 मेगा प्रोजेक्ट्स थे, जो कायद-ए-आज़म पार्क जो 45 एकड़्स पे मुहैयत है। इसके अंदर छोटी झीलें हैं, इस पे जॉगिंग ट्रैक्स हैं, इस पे गार्डन है, इनमें ज़ू है। इसके बाद कायद-ए-आज़म क्रिकेट पार्क है, वहाँ पे वो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम जो साउथ अफ्रीका की तर्ज में बना है। जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो यकीन मानिए कि ये पिंडी स्टेडियम भी है और यहाँ मैंने बहुत से और स्टेडियम्स देखे हैं क्रिकेट के, बट उसका जो स्ट्रक्चर है उसका मुकाबला कोई नहीं करता। जिसके बाद कायद-ए-आज़म बीच वहाँ पे बनाया गया, मतलब एक मुनफरिद किस्म का प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा जो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया। इसके बाद स्टील मिल ना सिर्फ मईशत में अहम किरदार अदा कर रही थी, बल्कि वो स्पोर्ट्स के अंदर भी। उनकी स्टील मिल की अपनी क्रिकेट की टीम थी। उसके बाद स्टील मिल की जो फुटबॉल की टीम थी, जिसको पाकिस्तान स्टील मिल FC कहा जाता था, पाकिस्तान स्टील FC। सो इस तरह से मईशत के साथ साथ वो स्पोर्ट्स को, खेल को भी लेके चल रही थी। इसके बाद 2006 के अंदर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ साहब ने इसको प्राइवेट करने का सोचा। पाकिस्तान में अक्सर इदारों के साथ यही किया जाता है। अभी PIA के बारे में यही बात चल रही थी, हॉस्पिटल्स के बारे में यही बात चल रही थी, जो स्टील मिल के साथ किया गया। ये 2006 में जब पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेट किया गया, यहाँ से उसका जवाल स्टार्ट हुआ। और इस जब प्राइवेट किया गया तो सऊदी बेस्ड कंपनी तवारकी ग्रुप इन्होंने इसकी बिड $362 मिलियन में विन की और 75% स्टेक्स के होल्डर बन गए, 75% स्टेक्स के। और इन्होंने डेफिनेटली जब 75% उन्होंने अपने हैंडओवर कर लिया। ये $362 मिलियन की जो बिड इन्होंने विन की, ये 16.8 रुपीज़ पर शेयर के मुताबिक इन्होंने ये बिड विन की और इसको अपने हैंडओवर कर लिया। इसके बाद जो इसका 2005 से 2022 का अरसा है ना, वो इसका बहुत मुश्किल गुजरा। सबसे ज़्यादा नुकसान इस अरसे में हुआ 2005 से 2022 में। ये तकरीबन डिफ़ॉल्ट करेगी। 2011 में गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी की, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक दफ़ा फिर इसको हुकूमती तहवील में लेने का फ़ैसला किया और जिसकी शदीद मुखालफत की तवारकी ग्रुप ने, जो सऊदी बेस्ड कंपनी है। और जब हुकूमत इसको हैंड ओवर कर लिया और बाकी प्राइवेट सेक्टर ने वॉलंटियरली इसको गवर्नमेंट के अंडर, जो उनकी जितनी मैनेजमेंट थी उसके अंडर कर दिया, तो तवारकी ग्रुप ने इसके मुकाबले में जो उन्होंने गवादर के पास तवारकी ग्रुप स्टील मिल वहाँ पे कायम की, उसको इसके मुकाबले में इसकी टक्कर मिलाने की कोशिश की उस प्राइवेट कंपनी ने। इसके बाद 2012 में जब इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई अंडर गवर्नमेंट के आने के पास इसकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर हुई,
तो यूक्रेन ने इसकी तारीफ़ की और उन्होंने यूक्रेन अनाउंस टू प्रोवाइड हेल्प इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स सप्लाई चेन आफ्टर व्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टील मिल। इसकी स्टील मिल की परफॉर्मेंस को देख के यूक्रेन ने ऑफ़र किया कि हम आपको इसके टेक्निकल लेवल पे मदद कर सकते हैं। सो आज के दिन में यहाँ तक हम हमारी इतनी गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट 2 व्लॉग हैं उनमें हम 2012 से आगे चलेंगे और बात करेंगे कि 4% से 46% पे इसकी प्रोडक्शन कैसे आई, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन ज़ीरो कैसे हुई, फिर स्टील मिल से मशीनरी कैसे गायब हुई, स्टील मिल की ज़मीनें कहाँ गई, जो स्टील मिल के पास ज़मीनें थी, जो उनकी मशीनरी थी, जो रेलवे ट्रैक्स थे, जो ग्रीनरी थी, वो कैसे गायब होना शुरू हुए, स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ के साथ क्या सलूक किया गया, वो किन लोगों की वजह से ये हाल हुआ। हम ऑडिट सपोर्ट्स के साथ, बाकायदा सबूत के साथ और फर्दन नाम लेके हम इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में बात करेंगे, ताकि हर पाकिस्तानी शहरी को पता हो कि हमारे कौमी असासों के साथ क्या हाल हो रहा है। हमारे जो कौमी असासे हैं जिनको हमारी मईशत का हिस्सा होना चाहिए, कुछ लोग, चंद लोग उसको कैसे नोच के खा रहे हैं और उसको तबाह हाल कर रहे हैं। ये व्लॉग करने का सिर्फ एक मकसद है कि हम अपने कौमी असासों को बचा सकें और उनको वापस उस हाल में ला सकें जिसकी वजह से उसको प्रोड्यूस किया गया था। और इन्हीं इदारों की वजह से जो हमने इन इदारों के साथ ये हाल किया है, ये जो हमने इदारों के साथ हाल किया है, इसी वजह से अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते, हम कोई नई इनोवेशन नहीं कर सकते। हम कैसे कोई नई इनोवेशन करेंगे कि जो हमारे पास मौजूद है हम उसकी कदर नहीं कर रहे और उनको हमने ऐसे मतलब दरिंदों के आगे फेंक दिया है जैसे कोई खुला गोश्त जंगली दरिंदों के आगे नहीं फेंक देता कि खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, नोच के खाओ। वैसे हमने अपने कौमी इदारों असासों को कुछ लोगों के आगे फेंक दिया है और बजाय इसके कि वो हमारी मईशत का हिस्सा होते, आज वो तबाहाली का शिकार हैं, वो अपने पाँव पे नहीं खड़े हो पा रहे। आज भी वक्त है कि हम उनको बचा लें, अपने पाँव पे वापस लेके आएँ। ये सिर्फ तब होगा जब अवाम के पास शऊर होगा, अवाम के पास इंफॉर्मेशन होगी और इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएं। आज की बात के साथ शाहज़ेब अकबर को इजाज़त दें और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप लोग ज़रूर हमारे साथ टच रहें। 2 से 3 दिन के अंदर हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम और नेक्स्ट व्लॉग और फिर 2 से 3 दिन के अंदर नेक्स्ट व्लॉग आएगा। इस हफ्ते के अंदर हमने ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह। आज के बात के साथ शाहज़ेब अकबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।